Welcome to our YouTube channel Biology Board. Today we are study and discuss about principle of Mendelian genetics. सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे। मेंडल ने अपने ट्रेट इनहेरिटेंस के स्टडी पर से ये साबित किया कि जो जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टर्स है, जिसे हम ट्रेट्स कहते हैं, वे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पेरेंट्स में से एक एक एलील है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है और दोनों एलील और दोनों जीन कंबाइन हो जाते हैं, जो कि हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो गए या तो होमोजाइगस फॉर्म में हो गए। तो सबसे पहले हम उसकी थियरी को एक बार रीड कर लेते हैं। मेंडल स्टडीड trait inheritance pattern in the way traits are handed down from parent to offspring. He observed that organisms, pea plants, inherit traits by way of discrete unit of inheritance. Mendel assumed that the unit of hereditary characters is the factor of determiners which occurs in pair. One of each come from the mother while the other come from the father. The unit characters of factor is now called as gene. Next is, in the 1860s, the Australian monk named Mendel introduced a new theory of inheritance based on his experimental work with pea plant Pisum sativum. Prior to Mendel, most people believed inheritance was due to a blending of parental essences, much like how mixing blue and yellow paint will produce a green color. Mendel instead believed that heredity is the result of discrete unit of inheritance and every single unit of gene was independent in its action in a individual genome. इसमें क्या होता है, दोनों पेरेंट्स में से एक एक जीन जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है और वो दोनों जीन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और वो या तो हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा या तो होमोजाइगस फॉर्म में होगा। अगर दोनों जीन सेम है, जैसे कि हम हाइट के जीन के बारे में बात करें, कैपिटल टी लॉन्ग हाइट को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल टी ड्राफ्ट हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों जीन सेम है यानी कि कैपिटल टी है तो वे होमोजाइगस है। अगर दोनों जीन सेम नहीं है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वे हेटेरोजाइगस है। मेंडल ने अपने पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट पर से यह साबित किया कि जो जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टर्स है, जैसे कि कोई आई कलर हो गया या तो हाइट हो गई, जिसे जनरली ट्रेट्स बोला जाता है, वो एक ही जीन के कंट्रोल से होता है। वो हम आगे देखेंगे। नाउ स्टार्ट विथ थियरी। अकॉर्डिंग टू this Mendelian concept, inheritance of a trait depends on the passing on of this unit. For any given trait, an individual inherits one gene from each parent so that the individual has a pairing of two genes. We now understand the alternative form of this unit as a alleles. If the two alleles that form the pair for a trait are identical, then the individual is said to be homozygous, and if the two genes are different, then the individual is heterozygous for the traits. Based on his pea plant studies, Mendel proposed that traits are always controlled by single genes. However, modern studies have revealed that most traits in humans are controlled by multiple genes as well as environmental influences and do not necessarily exhibit a simple Mendelian pattern of inheritance. आगे हम देखेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो अलग अलग प्लांट लिए, एक राउंड सीड वाला और दूसरा व्रिंकल सीड वाला। अब जो F1 जनरेशन मिली उसमें दोनों जीन देखने को मिले,
कैपिटल एस देखने को मिला जो कि राउंड जीन को रिप्रेजेंट करता है और जो कि डोमिनेंट है, और स्मॉल एस देखने को मिला जो कि रिसेसिव है। अब दो F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस ब्रीड करवाने पर हमें F2 जनरेशन में देखने को मिला कि 3 हमें डोमिनेंट टाइप के देखने को मिले और एक रिसेसिव टाइप का देखने को मिला, जिसका रेशियो 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो है। यानी कि इन तीनों में कैपिटल एस प्रेजेंट होने के कारण यहाँ कैपिटल एस यहाँ पर आ गया, जिसे ये पेरेंटल टाइप हो गया जो कि राउंड शेप को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल एस और स्मॉल एस आ गया, जिसमें कैपिटल एस जो कि डोमिनेंट है, इस वजह से ये राउंड शेप को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसका कैपिटल एस और इसका स्मॉल एस आ गया, तो कैपिटल एस डोमिनेंट है, इस वजह से ये राउंड शेप को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज स्मॉल एस आ गया जो कि व्रिंकल शेप है, जो कि रिसेसिव को रिप्रेजेंट करेगा। हम उसकी अब एक्सपेरिमेंटल थियरी के बारे में जानेंगे। He selectively crossbreed common pea plants, Pisum sativum, with selected traits over several generations. Mendel discovered that the next generation, the F1 first filial generation, was comprised entirely of individuals exhibiting only one of the traits. However, when this generation was interbreeded, its offspring, the F2 second filial generations, showed a 3:1 ratio. Three individuals had a same traits as a one parent. Three individuals had the same traits as one parent, and one individual had the other parent traits. One individual had the other parent's traits. Bendel then theorized that genes can be made up of three possible pairing of heredity units, which he called factor capital A, capital S, small a, and small a. A big A represents the dominant factor. Here in this figure, capital S represents dominant factor, and the little a represents recessive factor. Here the small s represent recessive factor. In Mendel crosses, the starting plant were homozygous capital A or small a. The F1 generation were capital A and small a. Here F1 generation is capital S and small s, which is heterozygous. The interaction between these two determines the physical traits that is visible to us. Mendel's law of dominance predicts these interactions in a state that when mating occurs between two organisms of different traits, its offspring exhibit the traits of one parent only. If the dominant factor is present in individual, if dominant factors capital S present in individuals, the dominant trait will be result. The recessive trait will only result if both factors are recessive. So this is the Mendel's experiment results. Now next is law of segregation. अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहना चाहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या हमें कहना चाहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये एक यूनिवर्सल लॉ है क्योंकि ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स जो कि गैमेट फॉर्मेशन करते हैं उनमें अप्लाई होता है। सेग्रीगेट नाम से ही पता चलता है एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। हमेशा दो तरह के एलील रहते हैं पेरेंट के अंदर, जैसे कि पेरेंट के पास हाइट का एलील कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब गैमेट बनते हैं ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पर, तो जो दो एलील है वे अब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेशन होगा उसमें, जो आगे जाकर गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। उसमें एक एक एलील डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इस तरह से दोनों में एक एक एलील आ जाएगा। इसमें कैपिटल टी आ जाएगा, इसमें स्मॉल टी आ जाएगा। कैपिटल टी टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, लॉन्ग हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड स्मॉल टी इज ड्राफ्ट हाइट को रिप्रेजेंट करेगा।
अब आगे क्या होता है, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है यानी कि पेरेंट के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो वो दोनों एलील एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे गेमेटोजेनेसिस के टाइम पर, और एक गेमेट रिसेसिव होगा और दूसरा डोमिनेंट होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इस तरह से उसका सेपरेशन और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब उसके थियरी के बारे में जान लेते। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट फॉर एनी traits each parent's pairing of gene alleles split and one gene passes from each parent to an offspring. Which particular gene is in a pair gets passed on is completely up to chance. The law states that the hybrid or heterozygous or zygous of F1 generation have a two contrasting characters or allelomorphs of dominant and recessive nature. These alleles through remains together for long time but do not contaminate or mix with each other and separate or segregate at the time of gametogenesis, so that each gametes receive only one allele of character either dominant or recessive. The parent contains two alleles during gamete formation. The factor or allele of pair segregate from each other such that one gametes receive only one of two factors. This is law of segregation. Next is law of independent assortment. नाम से पता चलता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब मिलना। आसान भाषा में अगर बोले, कभी भी अगर दो कैरेक्टर्स है उनको इनहेरिट होना है, समझ लीजिए एक शेप है और एक कलर है, दोनों जीन प्रेजेंट है, उन दोनों को इनहेरिट होना है अपने पेरेंट्स से बच्चों में आना है और ऑफस्प्रिंग में आना है। तब क्या होगा, अब जो एक कैरेक्टर है वे दूसरे कैरेक्टर से हमेशा इंडिपेंडेंट आएगा, जैसे कि शेप और कलर। तो जो शेप है, ये जो शेप है वे राउंड होगा, लेकिन उसका कलर जैसे कोई कलर से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने का मतलब ही यही है कि एक कैरेक्टर आ रहा है वे दूसरे कैरेक्टर से एकदम अलग है। अब उसकी थियरी देख लेते हैं। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट डिफरेंट पेयर ऑफ एलील आर पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग। डिफरेंट पेयर ऑफ एलील पास टू द ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि शेप का कलर से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, कलर से शेप के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि राउंड शेप है तो सिर्फ ग्रीन ही कलर आएगा और सिर्फ येलो ही कलर आएगा, और वैसे भी नहीं होगा कि व्रिंकल शेप है तो कोई येलो कलर ही आएगा या फिर ग्रीन कलर ही आएगा। Therefore, inheritance of gene at one location in a genome does not influence the inheritance of gene at another location. When two pair of traits are combined in hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of characters. Law of independent assortment is applicable to only those factors or genes which either located distribute distantly one on same chromosome or occurs in different chromosomes. So this is our law of independent assortment. Next is variation in dominant relations. First is incomplete dominance. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इसमें डोमिनेंट फैक्टर है वे अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और डोमिनेंट फैक्टर पूरी तरह से अपना इफेक्ट है वे नहीं दिखा पाता है। अब इसकी वजह से एक इंटरमीडिएट टाइप का फिनोटाइप बनता है जो कि दोनों पेरेंट से कुछ अलग ही होता है। ये दोनों पेरेंट है, ये इंटरमीडिएट टाइप का फिनोटाइप है, ये इन दोनों से अलग है, जो कि दोनों पेरेंट से कुछ अलग ही होता है। ये ब्लेंडिंग नहीं है। ब्लेंडिंग में क्या होता है, बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग, अगर ब्लेंडिंग होती है तो ब्लेंडिंग में क्या था, दो
चीजें कंबाइन हुई, उनके बीच में कुछ बना और F2 जनरेशन में फिर से वो ब्लेंड हुए और कुछ और ही बन गया। मगर बिकॉज ऑफ पेरेंटल टाइप आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन, ये ब्लेंडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ तो पेरेंटल टाइप रिकवर होगा, इसलिए ये ब्लेंडिंग नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसकी थियरी देखते हैं। समटाइम इन हेटेरोजाइगोट dominant allele does not completely mask the phenotypic expression of the recessive allele, and there occurs an intermediate phenotype in the heterozygotes. This is called incomplete dominance. When a red flower pea plant RR is crossed with white flowered pea plant smaller, then the F1 hybrid pea plants are found to have a pink flower. इट F1 जनरेशन जो मिली वो पिंक कलर की मिली। अब F1 जनरेशन की क्रॉस ब्रीडिंग F1 जनरेशन से होगी तो हमें पेरेंटल टाइप का फिर से जो फ्लावर है वो देखने को मिलता है, इसलिए ये ब्लेंडिंग नहीं है। ब्लेंडिंग में क्या होता था, वो में पेरेंटल टाइप का फिर से फ्लावर देखने को नहीं मिलता था, ऑफस्प्रिंग देखने को नहीं मिलती थी, उसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। एक्चुअल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग नहीं होती है। It shows that gene for red color could not completely dominate the gene for white color. In such case, F2 phenotypic ratio and genotypic ratio are the same as flowers. F2 phenotypic ratio is one red color flower, two pink color flower, and one white. Same as F2 genotypic ratio is one RR capital R, two capital R, and one small r. This is the incomplete dominance. Our next topic is co-dominance. Co-dominance में क्या होता है? Co-dominance नाम से ही पता चलता है, को यानी कि साथ में टूगेदर डोमिनेंट है। जो कैरेक्टर होगा वो इंटरमीडिएट होगा और दोनों के बीच का होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था कि कोई एक कैरेक्टर है वो डोमिनेंट तो है लेकिन पूरा नहीं है, और कोडोमिनेंट में होगा, कोडोमिनेंट में क्या होगा, जो F1 होगा वो कोडोमिनेंट को दोनों पेरेंट को रिजेंबल करेगा। जो F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट को रिजेंबल करेगा कोडोमिनेंस में। यहाँ पे दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड हो गए। जब F1 जनरेशन का जो कोट कलर बनेगा वे रेड कलर का और बीच में व्हाइट स्पॉट हो गए। इस कलर को हमने रोन कलर नाम दे दिया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आया था वो 1:2:1 आया था। सेम इसमें भी जो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो सेम 1:2:1 ही होगा। इसके हम थियरी देख लेते हैं। इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ द एलील आर एक्सप्रेस, बोथ एलील आर डोमिनेंट, the characters is intermediate or in between both traits. Both phenotypic and genotypic ratio are same in both incomplete and codominance. The coat color of the Sorthorn breed of cattle represent a classical example of codominance. इसमें क्या होता है, जो कैपिटल आर कैपिटल है वो प्योर रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा पेरेंट डब्ल्यू और डब्ल्यू है वो प्योर कैपिटल डब्ल्यू है वो जो व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बीच में क्रॉस ब्रीड होगा तो हमें एक कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू मिलेगा। इसका मतलब कि जो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में क्रॉस ब्रीड होने के बाद इंटरमीडिएट टाइप का हमें फिनोटाइप देखने को मिलेगा जिसे रोन कलर कहा जाता है। रेड कलर के ऊपर व्हाइट स्पॉट हमें देखने को मिलेंगे। In a roan coat, the red and white hair colors define patches, but no hair has intermediate color of red and white. तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।